Hey guys, 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग 28-29 जून 2022 चंडीगढ़ में हेल्ड हुई थी, जिसके इंपॉर्टेंट और मेजर आउटकम्स मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, वीडियो को जरूर देखें, एंड तक देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं जो हम इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग कि मैं इसकी जो पीडीएफ है, प्रेस रिलीज आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किसी को डाउनलोड करनी है तो वहां से कर सकता है। सेकेंड थिंग, अगर किसी की डाउनलोड नहीं होती है तो अपना ईमेल मुझे सेंड कीजिए, आई विल सेंड यू ऑन द ईमेल द पीडीएफ ऑफ द प्रेस रिलीज। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, काफी सारे रेट्स चेंज आए हैं। मैं ईच एंड एवरी रेट्स चेंज नहीं डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स डिस्कस करने जा रहा हूं और उसके पीछे मेजर इंपैक्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। सो लेट्स चेक आउट द वीडियो कि हाँ भी क्या है ये। मैं अपने इस वीडियो को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करूंगा। एक तो जो रिकमेंडेशंस आई रेट्स चेंज की, उसके बाद जो ट्रेड फैसिलिटेशंस आई हैं और उसके बाद जो कंप्लायंस फैसिलिटेशंस आई हैं। तो सबसे पहले रेट चेंज की बात करते हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स की वजह से जो प्रॉब्लम आती थी कि इनपुट का रेट ज्यादा और आउटपुट का रेट कम, मुझे रिफंड्स के लिए जाना पड़ता था, वो खत्म करने की कोशिश की गई है और इसी वजह से 17 गुड्स पे रेट्स को रैशनलाइज किया गया है, उनको बढ़ा दिया गया है ताकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये रेट्स जैसे कि कुछ एलईडीज के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं 12 से 18%, सोलर वाटर हीटर्स जो होते हैं उनके रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। तो दीज आर द फ्यू रेट्स। इसमें 17 गुड्स की लिस्ट है, वो आप उसमें चेक कर सकते हैं जिनके रेट बढ़ा दिए गए हैं, जिनका इफेक्टिव चेंज 18 जुलाई 2022 से होने जा रहा है। तो इसलिए अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो चेंजेस करने हैं, नेसेसरी चेंजेस, वो कर लीजिएगा। हालांकि इनकी नोटिफिकेशंस आएगी जिसके अंदर उम्मीद करते हैं कि एचएसएन कोड्स भी दिए जाएंगे, तो आप अगर उसका वेट करना चाहेंगे तो वो भी ठीक है, उसके बाद अपने रेट्स को चेंज कर दीजिएगा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके अलावा ना सिर्फ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स, 7 ऐसे गुड्स हैं जिनके रेट्स में सरकार ने बढ़ोतरी या कम किया है, यानी उनके रेट्स में चेंजेस किए हैं, सच एज कट्स एंड पॉलिश ऑफ डायमंड, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि सूरत में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उनके लोगों को इफेक्ट्स पड़ेगा जिसके रेट बढ़ा दिए गए हैं। साथ के साथ 2 सर्विसेज ऐसी हैं जिनके रेट्स भी उनमें बढ़ा दिए गए हैं। पॉइंट नंबर सी इसी के अंदर ही कि कुछ एग्जम्पशंस जो थी दी जा रही थी पहले गुड्स और सर्विसेज को लेके, वो विड्रॉ कर ली जाएंगी, विड्रॉ कर ली गई है बेसिकली। सबसे इंपॉर्टेंट आपके और मेरे लाइवलीहुड पे डिपेंडेंट है, दैट इज फूड आइटम्स। फूड आइटम्स जो नॉन ब्रांडेड थे, वो फूड आइटम्स पहले उनको एग्जम्पशन मिलती थी, अब वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, यानी उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। मेरे हिसाब से 5% टैक्स इस पे लगाएंगे। लेट्स चेक कि क्या रेट इस पे लगेगा। वो एग्जम्पशंस क्या थी, जैसे कि लेट्स से आपने अपनी कोई फूड आइटम बनाई, लेट्स से आपने दाल बनाई है, कुछ बनाई है, उसको पैक कर दिया आपने और आपने उस पर छोटे से लेबलिंग कर दी अपने, तो वो कोई ब्रांडेड आइटम नहीं है, सिर्फ आपका लेबल है। वो लेबल भी अब इसके अंदर कवर हो जाएगा, एग्जम्पशन से बाहर हो जाएगा। यानी इसमें बोला गया है कि प्री पैक एंड प्री लेबल जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर आते थे, वो चीज की एग्जम्पशन अब नहीं मिलेगी। इसके अलावा काफी सारे गुड्स ऐसे हैं जिनके रेट्स में एग्जम्पशन थी वो खत्म कर दी गई है, जिसमें से चेक बुक जो बैंक इश्यू करता था वो एग्जम्प्ट होती थी, पर अब वो टैक्सेबल हो जाएगी। सर्विसेज, काफी सारी सर्विसेज को टैक्सेबल किया गया है। मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। आरबीआई, आईआरडीए की जो सर्विसेज होती हैं वो एग्जम्पशन के दायरे से बाहर आ गई हैं। जीएसटी जो सर्विसेज देता था अपनी, वो एग्जम्पशन के दायरे से बाहर आ गई हैं। रेजिडेंशियल हाउस, अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो भी वो रेजिडेंशियल हाउस अब एग्जम्पशन की कैटेगरी से बाहर आ जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, AAR को डिस्कस किया था, जिसमें असेसी ने या यू कैन से कि लैंडलॉर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी किसी बिजनेस को रेंट पे दी थी, लेकिन वो पर्सन उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करता था, उसमें एग्जम्पशन दी गई थी, पर यहां पे एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली गई है। तो दैट मींस कि वो AAR अब फेल हो जाएगी और वो AAR उसको चेंज होना पड़ेगा और इसके अंदर अब आप कह सकते हैं कि वो टैक्सेबल बन जाएगा। इसके अलावा होटल्स अकोमोडेशन जो 1000 रुपीज तक टैरिफ था जिनका पर डे का रूम रेंट का, वो एग्जम्प्ट होते थे, पर अब वो टैक्सेबल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं शायद 12% पे टैक्सेबल करेंगे। इसके अलावा हॉस्पिटल के रूम रेंट्स जो कि पहले हेल्थ केयर सर्विस के अंदर आते थे, एग्जम्पशंस के अंदर रूम रेंट जिनका 5000 से एक्सीड करता है एक्सेप्ट आईसीयू, वो अब टैक्सेबल कैटेगरीज के अंदर आ जाएगा। पर डे पर पेशेंट अगर रूम का टैरिफ 5000 से ऊपर है तो होटल रूम्स का टैरिफ, सॉरी माय मिस्टेक, हॉस्पिटल रूम का टैरिफ, करेक्ट। तो ये कुछ सर्विसेज है जिनके एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली गई हैं। अच्छा, अब काफी सारी उम्मीद जताई जा रही थी कि कसिनो पे हॉर्स
जो रेस कोर्स हैं, बेसिकली हॉर्स रेस पे होती है, ऑनलाइन गेमिंग पे, इस पे क्लैरिफिकेशन आएगी। इनफैक्ट इस पे 28% जीएसटी लेवी कर लिया जाएगा, पर हालांकि इसमें बोला गया है कि अभी रिकमेंडेशंस आने दो स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, उनकी रिकमेंडेशन और रेफरेंस की बाद ही इसके ऊपर बात की जाएगी, यानी इस पे अभी कोई पॉइंट नहीं आया है। उसके अलावा क्लैरिफिकेशंस आई है कुछ रेट के ऊपर, कुछ कंफ्यूजन्स है थी कि हाँ भी इस पे क्या रेट और क्या क्लैरिफिकेशंस मांगते हैं, वो क्लैरिफिकेशन आई है। जैसे ई व्हीकल पे, चाहे वो विद बैटरी हो या विदाउट बैटरी हो, 5% रेट चार्ज किया जाएगा, ये क्लैरिफिकेशन आई है। सेल ऑफ लैंड, जिसके अंदर जब आप लेबलिंग करते हो या उसे, जैसे देखो जब आपको लैंड मिलती है बिल्डिंग डेवलप करने के लिए, बहुत रॉ फॉर्म में होती है, उस पे आप जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसकी कटिंग करते हो, उसको लेबलिंग करते हो और उसको लेइंग डाउन करते हो उसकी सॉइल को, वो सब एक डाउटफुल था। काफी सारी रूलिंग्स थी इसके ऊपर कि ये टैक्सेबल है या नहीं है। आइदर ये इसे सेल ऑफ प्लॉट माना जाएगा और इसे एग्जम्पशन कर दी जाएगी, या फिर इसे कोई सर्विस मानते हुए टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो जीएसटी एंड सीबीएसई काउंसिल ने बोला है, जीएसटी काउंसिल ने बोला है कि दिस इज सेल ऑफ लैंड एंड वुड बी एग्जम्प्ट, ये एग्जम्प्ट मान ली जाएगी। ये बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा मोटर व्हीकल की जो रेंटिंग थी, वो जो बॉडी कॉर्पोरेट थी जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल था, इसमें बोला गया कि कुछ टाइम तक ये एप्लीकेबल रहेगा। हालांकि इसकी नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन जब आएगी तब इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस दी गई हैं, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन या क्लैरिफिकेशंस रेट के चलते। अदर मिसलेनियस चेंजेस भी आए हैं, जैसे जीटीए का बोला गया है जो फॉरवर्ड चार्ज में पे करते हैं 5 और 12%, जो रिवर्स चार्ज में जिनको पे करना है उनको तो करना ही है, पर अगर रिवर्स चार्ज के अलावा जो कोई बंदे हैं 5 और 12% में पे करते हैं, जीटीए पे मेरी बहुत खूबसूरत वीडियोस हैं, हाईली वॉच्ड वीडियोस हैं, ओवर 40,000 व्यूज हैं, वो जरूर देखिएगा जीटीए के ऊपर, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो जीटीए अगर 5 या 12% ऑप्ट करता है फॉरवर्ड चार्ज में, तो अभी क्या था, वो जब मर्जी ऑप्ट कर सकता है, पर अब उसे फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मैं क्या ऑप्ट करने जा रहा हूं। क्लियर है? ये तो थे रेट के चेंजेस जो मैंने आपको बताया पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी ऑफ द वीडियो, लेट्स स्टार्ट कि ट्रेड फैसिलिटेशंस क्या ही है। देयर आर 10 ट्रेड फैसिलिटेशंस जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं हम इसके अंदर। आइए जानते हैं वो क्या है। 10-11 है इसके अंदर। ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए जो छोटे ट्रेडर्स सामान बेचते थे, लेट्स से मैं अपने कुछ शर्ट्स बेचता हूं Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह के जरिए, पर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर यानी पैन बेस्ड टर्नओवर, ऑल इंडिया टर्नओवर मेरा 40 लाख से कम है, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना था ई कॉमर्स ऑपरेटर में? तो अगर मैं आज से पहले की बात करूं, सेक्शन 24 सबसेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट बोलता था कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, पर अब बोल दिया गया है कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड नहीं कर रही है और आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ही सामान क्यों ना बेच रहे हो। ये एग्जम्पशन ना सिर्फ नॉर्मल टैक्स पेयर्स को मिली है, कंपोजिट टैक्स पेयर्स को भी मिली है। बस शर्त वही है कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर उस लिमिट्स के अंदर होना चाहिए और इंटरस्टेट सप्लाई 1 रुपए की भी नहीं होनी चाहिए। इट इज ऑल अबाउट इंट्रास्टेट सप्लाई, करेक्ट। इसके अलावा जो ट्रेड फैसिलिटेशन आई है वो ये है रूल 89(5), जिसके अंदर रिफंड्स हम फाइल करते थे। फॉर्मूला चेंज कर दिया है, पहले फॉर्मूले में इनपुट्स थे, अब इनपुट्स की जगह इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज आ गई है, यानी अब आप इनपुट सर्विसेज का भी रिफंड ले सकते हैं एज पर रूल 89 सब रूल 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। बहुत इशू उठ रहा था इसके ऊपर कि अल्ट्रा वायरस है, इसके ऊपर कुछ जजमेंट्स भी थी और कुछ लोग भी, कुछ केसेस भी चल रहे थे, तो वो सब एम्बिग्यूटी हटाते हुए गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है जी। अब वो बोल रहा है कि कुछ रिस्की एक्सपोर्टर्स क्लासिफाई किए गए थे। रिस्की एक्सपोर्टर्स वो होते हैं जिन्होंने सामान खरीदा है ऐसे डीलर्स से जिनका एग्जिस्टेंस क्वेश्चन मार्क है, तो उन्हें रिस्की एक्सपोर्टर्स की कैटेगरी में डाल दिया था, और वो जब अपने इनपुट्स का क्लेम करते थे उन्हें उनका रिफंड रोका हुआ है अभी तक। पर अब बोल दिया गया है कि रिस्की एक्सपोर्टर्स की कोई गलती नहीं है, अब उनका रिफंड जल्दी एक्सपीडिएट कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है और ट्रेड फैसिलिटेशन आई है। नेक्स्ट क्या हो रहा था कि अगर मान लो रेट से आपको रिफंड मिलता है, गलती से गलत रिफंड मिल गया आपको, तो गवर्नमेंट आपसे रिफंड वापस मांगती थी। आप रिफंड वापस कर भी देते थे, पर जब आप रिफंड अप्लाई करते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डेबिट हो जाता है, तभी तो रिफंड मिलेगा ना आपको उसका कैश के अंदर। पर जब आप रिफंड वापस कर देते हो तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वापस क्रेडिट नहीं होता था, क्योंकि ऐसी कोई फंक्शनैलिटी थी ही नहीं। तो डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम आती थी। अब इस फैसिलिटेशन को ला दिया जाएगा और वो बोला जाएगा, और अब ये क्या किया जाएगा कि जैसे ही आपने रिफंड वापस किया, आप एक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरते ही आपका अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा इनपुट।
यानी ऑटोमेटिक रीक्रेडिट हो जाएगा रॉन्ग रिफंड की वजह से, अगर आपने पेमेंट कर दी है तो। फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर सेक्शन 110 और 111 लाया गया था, जिसके अंदर बोला गया था कि सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, यानी अगर आप रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट करते हैं तो ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वरना नहीं देना पड़ेगा। अब तक नोटिफाई नहीं हुआ है, इसको काउंसिल ने बोला है कि जल्दी से जल्दी नोटिफाई कीजिए, इसमें देरी नहीं कीजिए। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है ये 1 जुलाई 17 से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर एक टैक्स पेयर को इफेक्ट कर सकती है ये। इसके अलावा 111 सेक्शन जो कि बोलता था सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 के बारे में, जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक जीएसटीएन का कैश बैलेंस ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी टू द दूसरा जीएसटीएन ऑफ द सेम पैन इन सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। वो भी अब तक नोटिफाई नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, क्योंकि वो पॉकेट तो एक ही पर्सन की है, एक ही पैन एंटिटी की है, तो क्यों ना उसको मूव कर दिया जाए। तो मूव करने के बाद आपको कैश क्रंच नहीं आएगा, पर ये नोटिफाई नहीं हुआ है, ये नोटिफाई होने जा रहा है, जल्दी नोटिफाई होगा। काउंसिल ने बोला है फटाफट करो इस चीज को। अब कंपोजिट डीलर्स जीएसटी 4 की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, यानी लेट फीस को वेव कर दिया गया है 28 जुलाई तक। सीएमपी 8 फॉर्म जो होता था हमारा, उसकी डेट 31 जुलाई कर दी है। दोनों चीजें कंपोजिट डीलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रेजेंट जो एग्जम्पशन आती थी एसजीएसटी ऑन इंपोर्ट पे, अब आप जैसे कि आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट्स करते थे ऑन एडवांस ऑथराइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, कैपिटल गुड्स एक्सेट्रा, ईपीसीजी, AA एक्सेट्रा, वो 30 सितंबर 2022 तक थी, उसे अब हमेशा के लिए कर दिया गया है कि एग्जम्पशन हमेशा के लिए बनी रहेगी। इसके अलावा जीएसटी 9 और 9A 2 करोड़ तक, 21-22 की 9 और 9A 2 करोड़ तक वालों को एग्जम्प्ट है, उनको नहीं भरनी है। पहले ही एग्जम्पशन 2 करोड़ तक थी, 20-21 के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ड्यूटी क्रेडिट स्क्राइब्स, अगर आप सेल करते हैं तो वो एग्जम्प्ट सेल होती है और उस पर रिवर्सल्स भी बनते हैं एज पर रूल 43, बट अब बोल दिया है कि रिवर्सल्स की जरूरत नहीं है, साफ साफ वो पॉइंट को हटा दिया जाएगा रूल्स में से। ड्यूटी क्रेडिट स्क्राइब्स बीइंग एग्जम्प्टेड सेल, रिवर्सल की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और क्या है कि अब जो आप पेमेंट्स करते हैं अपने चलान्स की, आपको क्या करना पड़ता है, नेट बैंकिंग यूज करनी पड़ती है। शायद अब ऑप्शन आ जाएगा यूपीआई और आईएमपीएस का भी, तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि यूपीआई लोग बहुत यूज करते हैं, इंस्टेंट पेमेंट हो जाती है, आपको नेट बैंकिंग के लॉगिन से झंझट से दूर रह सकते हो आप। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अनयूटिलाइज इनपुट्स पे भी अब रिफंड्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ये क्लैरिफाई किया है जीएसटी काउंसिल के अंदर। ड्यूटी फ्री शॉप्स, इस पे काफी सारी रूलिंग्स थी। ड्यूटी फ्री शॉप्स अगर इंटरनेशनल पैसेंजर्स को, आउटगोइंग इंटरनेशनल पैसेंजर्स को कोई सामान बेचते हैं तो क्या वो एक्सपोर्ट्स है, तो द आंसर इज यस, वो अब एक्सपोर्ट्स बन जाएगा और वो रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं अपने इनपुट्स के ऊपर। इसके ऊपर काफी सारे केस लॉस थे, मैंने अपनी बुक में भी लिखा था कि क्या बनता है। बुक अगर आपको परचेज करनी है अमेज़न पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। उसमें मैंने 100 इश्यूज कवर किए हैं जो जीएसटी के इंपॉर्टेंट इश्यूज है। 100 इश्यूज दोस्तों बहुत बड़े इश्यू होते हैं, नोटिस पे और आपका कैंटीन सर्विसेज, जो लैंड का भी आया था कि सेल ऑफ लैंड क्या बनेगी, ड्यूटी फ्री जो शॉप्स बनती हैं, सारे इश्यूज इसके अंदर कवर किए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी डाला उसके अंदर, जरूर देखिएगा बुक को जरूर परचेज कीजिए। उसका ई बुक भी अवेलेबल है टैक्स रिजर्वियर पे। कुछ और बातें बोली गई हैं, कुछ सर्कुलर्स आएंगे, हालांकि जब इस सर्कुलर आएंगे तब हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे रिफंड का सर्कुलर आना है। फेक इनवॉइसेस पे लायबिलिटी किसकी बनती है, कितनी बनती है, वो भी आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आपने 100 रुपीज की परचेज किसी से करी है, वो फेक इनवॉइस डीलर था, उसने ए बी को दिया, बी ने वही सामान 110 का करके किसी और को बेच दिया सी ने उसको 150 रुपए का किसी और को बेच दिया। तो अगर आप इस तीनों से सब पूरी ट्रांजेक्शन पे टैक्स चलेंगे तो ट्रिपल टैक्सेशन हो जाएगा। तो ट्रिपल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए फेक इनवॉइस पे क्या डिमांड और पेनल्टीज निकलेंगी, वो गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन लाएगी सर्कुलर्स के जरिए, वेट कीजिएगा। 3B के अंदर अब बोला गया है कि इंटरस्टेट सप्लाईज दिखाने मैंडेटरी हैं, 17.5 के रिवर्सल्स दिखाने मैंडेटरी हैं, तो वो भी क्लैरिफिकेटरी नेचर में आएगा अभी सर्कुलर के जरिए। अभी हम क्या करते हैं, लेट्स से मेरा 100 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट है और 10 रुपीज का मेरा मोटर कार का क्रेडिट है, तो मैं उससे 90 ही दिखाता था, 100 - 10 नहीं दिखाता था, पर अब ये बोल रहा है कि 100 - 10 करके दिखाइए। रिफंड ऑफ डीम्ड एक्सपोर्टर्स, इनके लिए भी क्लैरिफिकेशंस आएंगी कि कैसे रिफंड क्लेम करना है और क्या क्या इसके अंदर टेंशंस हैं, वो दूर की जाएगी क्लैरिफिकेशन नेचर की। सेक्शन 17.5 के ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आएगी। मैं मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन रह सकती है, ये हो सकती है, जिसके ऊपर हो सकता है गिफ्ट्स के अंदर फ्री गिफ्ट्स, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, मोटर कार, इंश्योरेंस,
काफी चीजें कवर करने की इसके अंदर कोशिश की जाएगी। मेरे हिसाब से बेहतरीन सर्कुलर हो सकता है ये, अगर गवर्नमेंट इसको ध्यान से बनाए तो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप और उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के जरिए एग्जम्पशंस जो शेड्यूल 3 का पार्ट बनता है वो भी इसके अंदर कवर हो सकता है सर्कुलर के अंदर। देखते हैं क्या होगा, इसके भी ऊपर भी बहुत चैलेंजेस है मार्केट के अंदर, ये भी मैंने अपने बुक्स में कवर किया हुआ है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर की किस मोड से मैनर ऑफ पेमेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर भी कोई खास क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्लैरिफिकेशन आ सकती है। तो दीज आर द फ्यू ट्रेड फैसिलिटेशन जो काउंसिल मीटिंग ने रेकमेंड करी है कि जल्दी से जल्दी कीजिए इसके ऊपर। कुछ कंप्लायंस को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से आपने 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरी तो गवर्नमेंट या ऑफिसर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर देता था। फिर आप रिटर्न भर देते थे तो रिवोकेशन के लिए जाते थे, पर रिवोकेशन के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो दोबारा रिस्टोर होने में टाइम लग जाता था। तो अब बोला गया ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा जैसे आप रिटर्न्स फाइल कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा एक स्ट्रीमलाइन कंप्लायंस रहेगा। 3B की अमेंडमेंट जिसके ऊपर बहुत जोर था, शोर था मार्केट के अंदर कि इस काउंसिल मीटिंग में 3B को रिवीजन या अमेंडमेंट का ऑप्शन दे दिया जाएगा, वो अभी नहीं आया और बोला गया है कि पब्लिक डोमेन में डालेंगे इसको और पूछेंगे कि क्या एक्चुअली में रिवीजन या अमेंडमेंट करनी चाहिए 3B की। इन माय हम्बल ओपिनियन 3B की अमेंडमेंट रिवीजन करने से प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं जैसे वैट और जीएसटी के अंदर था। पर आप ऐसा कर सकते हैं इसके अंदर कि 3B के अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी अलाउ कीजिए, जिससे कि मेरा अगर मैंने कोई एक्सेस टैक्स पे कर दिया है और इतना एक्सेस पे किया है कि आने वाले 10 सालों तक मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट नेगेटिव वैल्यू से मुझे वो रिफंड या फिर पैसा मेरे पास आ जाए। तो हालांकि आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, व्हाट इज योर ओपिनियन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पीरियड ऑफ लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से कोविड आया है नोटिस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लिमिटेशन पीरियड पे चैलेंज है। तो 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक जो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर फॉल होता है, सेक्शन 54 और 55 का रिफंड या फिर सेक्शन 73, 74 जो शो कॉज नोटिस इश्यू आते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी दोनों को रिलैक्सेशन दी गई है, टैक्स पेयर को भी, डिपार्टमेंट को भी। 73 फ्रॉड केसेस, 74 नॉन फ्रॉड केसेस, इन सब के अंदर पीरियड ऑफ लिमिटेशन इस पीरियड का हट जाएगा और इसको आप अवॉइड करेंगे। जैसे रिफंड का पीरियड ऑफ लिमिटेशन 2 इयर्स होता है, अगर वो इसके अंदर फॉल कर रहा होगा तो वो एक्सटेंड कर जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और बोली गई कि सेक्शन 73 नॉन फ्रॉड केसेस का 17-18 का जो टाइम बाउंड मैनर था वो खत्म हो गया था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर 2023 तक। यानी 17-18 का सेक्शन 733 के अंदर शो कॉज नोटिस आपको 30 सितंबर 2023 तक आ सकता है। ये डिपार्टमेंट फेवरेबल चीज है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज आई है कि अब तक ट्रिब्यूनल सेटअप नहीं हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और सारे जो मैटर्स हैं वो हाई कोर्ट दिख रहा है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि 5 इयर्स हो गए हैं जीएसटी के अंदर, तो ट्रिब्यूनल्स का सेटअप हो जाना चाहिए। तो अब काउंसिल मीटिंग ने भी बोला है कि स्टेट्स डिस्कस करें इस पे कि क्या इसके अंदर ट्रिब्यूनल्स के अंदर क्या होगा और कैसे इसकी फॉर्मेशन होगी। तो दीज आर द फ्यू चेंजेस जो 47th काउंसिल मीटिंग में करे हैं। मैंने इसका स्नैपशॉट दिया है आपको। इसकी डिटेल डिस्कशन जैसे जैसे हमारे पास नोटिफिकेशंस के द्वारा आती जाएंगी वो मैं प्रोवाइड करूंगा। रेट चेंजेस 18 जुलाई से इफेक्टिव हैं, अदर चेंजेस जब नोटिफाई होंगे तब से इफेक्टेड हैं। तो लेट्स वेट फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।